हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सारथी। आज हम बात करने वाले हैं फ्रिक्शन के बारे में, है ना। ये जो फ्रिक्शन टॉपिक है ये आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक के बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये बच्चों का दर्द बना होता है, चाहे वो जेई एस्पिरेंट हो चाहे नीट एस्पिरेंट हो, क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये समझ नहीं आता कि कब फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, कब फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है, कब हमारे पास फ्रिक्शन का रोल आएगा पिक्चर में, कब रोल नहीं आएगा, यही नहीं समझ पाते। कुछ लोग समझते हैं फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है, वहाँ पे गलतियाँ हो जाती है। कुछ लोग फ्रिक्शन के जो सवाल आते हैं हमारे पास, जो क्वेश्चंस नीट के अंदर आए हुए हैं वो सवाल सॉल्व नहीं होते, उनको सॉल्व करने में बहुत परेशान होते हैं। मतलब कुल मिला के ये बच्चों को बहुत तकलीफ देता है। तो आज हम एक शॉर्ट में फ्रिक्शन का पोस्टमार्टम करेंगे। आज फ्रिक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू में आए हुए हैं नीट के अंदर, वो सारे हम करेंगे। साथ साथ इस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे, जानेंगे फ्रिक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। साथ साथ ये भी समझेंगे कि फ्रिक्शन हमारे पास क्या मोशन का अपोज सच में करता है या मोशन का अपोज नहीं करता है, क्या हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से मोशन होता है, क्या फ्रिक्शन की वजह से ही हमारे पास कोई ब्लॉक है वो मूव करता है, या हमारे पास पुल करना इजी होता है या पुश करना इजी होता है। ये सारी बातें आज हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले समझते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स विच अपोजेस रिलेटिव मोशन। ये बोलना बहुत आसान है कि फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है, बट एक्चुअल में जो फ्रिक्शन है ना वो कभी भी मोशन का अपोज नहीं करता, वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, या बोला जाए तो स्लिपिंग का अपोज करता है। फ्रिक्शन क्या चाहता है कि अगर हमारे पास कोई दो सरफेसेस है ना तो वो दोनों एक दूसरे के साथ बने रहें, उनके बीच में स्लिपिंग ना हो। जैसे मान लो हमारे पास ये एक 10 kg का ब्लॉक है और इसके ऊपर हमने एक 2 kg का ब्लॉक रख दिया और आपने यहाँ 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। अगर आपने यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो क्या होगा कि सर हमारे पास ये हो सकता है दोनों के दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। अगर दोनों ब्लॉक साथ चल रहे हैं, बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, अगर दोनों ब्लॉक साथ चल रहे हैं तो आप मुझे ये बताओ कि इस 2 kg वाले को कौन चला रहा है। सर इस 10 kg वाले को तो कौन चला रहा है, 100 न्यूटन फोर्स चला रहा है। लेकिन इस 2 kg वाले को कौन चला रहा है, सर इनके बीच में जो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है वही चला रहा है। इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो तो मोशन का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि 100 न्यूटन क्या करा रहा था हमारे पास, इन दोनों को मोशन करा रहा था। तो फ्रिक्शन यहाँ पर क्या कर रहा है सर, फ्रिक्शन यहाँ पर मोशन का सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन के बारे में जो ये धारणा आपके मन में है कि फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है, ये धारणा गलत है। फ्रिक्शन किसका अपोज करता है, फ्रिक्शन अपोज करता है रिलेटिव मोशन का, फ्रिक्शन अपोज करता है स्लिपिंग का, कि अगर दो ऑब्जेक्ट है ना उनके बीच में जो रिश्ता बना हुआ है वो रिश्ता बना रहे, उनके बीच में जो कांटेक्ट बना हुआ है वो कांटेक्ट बना रहे, कांटेक्ट नहीं छूटना चाहिए, है ना। ये क्या चाहता है, ये इकलौता ऐसा चीज़ है फ्रिक्शन जो चाहता है कि आपका साथ हमेशा बना रहे। तो फ्रिक्शन क्या चाहता है कि साथ ना छूटे। अगर दो सरफेसेस साथ हैं तो उनके बीच में जो भी कांटेक्ट फोर्स है, उनका जो कांटेक्ट है वो ना छूटे। अब इस ऐसा करने के लिए, इस स्लिपिंग को रोकने के लिए फ्रिक्शन को जो करना पड़े वो करेगा, चाहे आपका ओवरऑल मोशन का सपोर्ट करना पड़े तो भी करेगा, अगर अपोज करना पड़े तो भी करेगा। तो इस बात का ध्यान रखें, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। अब समझते हैं हमारे पास फ्रिक्शन का कॉज क्या है। जब आप हमारे पास किसी सरफेस पे किसी ब्लॉक को रखते हैं, आपके घर में टेबल है, टेबल के ऊपर आपने बुक्स रख रखे हैं, तो क्या होता है जो आप रखते हैं ना तो हमारे पास इनके जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये इनके साथ क्या करते हैं, कांटेक्ट बनाते हैं, और यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ कोल्ड वेल्डिंग कर लेते हैं, मतलब एक आपस में उस बॉन्ड बना लेते हैं, है ना। तो इन दोनों सरफेसेस को अगर मैं जूम कर दूँ, जूम करके देखूँ तो इनके बीच में क्या हुआ है सर, इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया है, ये इस तरीके का बॉन्ड हमारे पास बन गया है। तो जब आप इसे आगे की तरफ धक्का देंगे ना, आप फोर्स लगाओगे 10 न्यूटन 20 न्यूटन 40 कोई फोर्स लगाओगे, तो पहले आपको इनके बीच में जो बना हुआ बॉन्ड है इस बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमारे पास जब तक आप इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक आपका सरफेस से ब्लॉक आगे नहीं बढ़ेगा। यानी इसका जो हमारा फ्रिक्शन का रीज़न है वो क्या होता है, इसे हम कोल्ड वेल्डिंग भी बोलते हैं, कि दो सरफेसेस के बीच में क्या हो गया बच्चे, कोल्ड वेल्डिंग हो रखी है, एक प्रॉपर बॉन्ड बना हुआ है। अगर आपको इस ब्लॉक को आगे लेके जाना है तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे हमने जो एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर जो बॉन्ड है वो कहाँ, यहाँ पर वो बॉन्ड बना हुआ है। तो अगर आपने फोर्स लगाया है तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि यह हमारे पास ये दोनों ब्लॉक का बॉन्ड
बना रही है, दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर समझ में आ रही है। तो ये हमारा फ्रिक्शन का कॉज हो गया। अब आगे समझते हैं कि फ्रिक्शन कितने प्रकार के होते हैं। फ्रिक्शन 3 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक काइनेटिक फ्रिक्शन। सीधा एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल से ही चीज़ें समझ में आपको अच्छे से आएगी। देखो ध्यान से, हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमने इस तरह यहाँ पर रखा है, ध्यान देना। इस ब्लॉक पर आपने 10 kg का मान लो ब्लॉक है और आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, और ये ब्लॉक यहीं पे बना हुआ है, ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपने फोर्स लगाया 12 न्यूटन का, फोर्स, फिर भी ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मूवमेंट हमारे पास नहीं हो रहा। यानी जब आप फोर्स बढ़ा रहे हो लेकिन इनके बीच में मूवमेंट नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ पर जो इंटरलॉकिंग है वो टूटी नहीं है अभी तक। तो जब तक हमारे पास रिलेटिव मोशन शुरू नहीं हुआ है, जब तक आपका रिलेटिव मोशन दो सरफेसेस के बीच में शुरू नहीं हुआ है, नॉट स्टार्टेड, तो उससे पहले जो भी फ्रिक्शन लग रही होती है ना, उसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ये कब की बात है? जब हमारे पास यहाँ पे किसी तरीके का हमारे पास क्या हो रहा है बच्चे, रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है। सपोज करो इस 10 kg वाले ब्लॉक पे ही हम हमारे पास सपोज करते हैं कि आपने जब यहाँ पे 20 न्यूटन फोर्स लगाया ना, तब ये चलना शुरू कर देता है, मतलब इसकी बॉन्डिंग टूट गई और जस्ट चलना शुरू कर देता है। इस समय जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कब आएगा कि सर आपने फोर्स लगाया और फोर्स लगाते लगाते 10 लगाया, 12 लगाया, फिर आपने 18 लगाया, ये नहीं चल रहा। जब तक ये नहीं चल रहा तब तक जो लगने वाला फ्रिक्शन है वो स्टैटिक है। और जैसे ही हमारे पास मान लो आपने 20 न्यूटन फोर्स लगाया और ये ब्लॉक चलना शुरू कर देता है, तो यहाँ पर जो लगने वाला फ्रिक्शन है वो स्टैटिक नहीं बल्कि लिमिटिंग है। अब 20 न्यूटन से जब ज़्यादा लगा रहे हो, अब तो ब्लॉक क्या हो रहा है ब्लॉक के साथ, ये सर ब्लॉक हमारे पास आगे बढ़ता जा रहा है ना। ब्लॉक क्या हो रहा है? आगे बढ़ता जा रहा है किसी स्पीड से। अब इंटरलॉकिंग बन भी रही है, टूट भी रही है, इंटरलॉकिंग बन रही है, टूट रही है, इंटरलॉकिंग बन रही है, टूट रही है। तो ऐसे टाइम पे जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करेगा बच्चे? जब हमारा जो रिलेटिव मोशन है वो शुरू हो गया है। जब हमारा रिलेटिव मोशन शुरू हो गया, रिलेटिव मोशन आपने स्टार्ट कर दिया, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ये दो सरफेसेस के बीच में स्टार्ट हो गया रिलेटिव मोशन, मतलब वो एक दूसरे पर स्लिपिंग स्टार्ट कर चुके हैं, वो स्लिप कर रहे हैं एक दूसरे पर, तो हमारे पास जो लगने वाला फ्रिक्शन है उस सरफेस पे वो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। मैंने कहा ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 3 तरह के फ्रिक्शन हमारे पास। पहला हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन? कि सर जब हमारे पास वो फ्रिक्शन जब तक रिलेटिव मोशन शुरू नहीं हुई है उसे क्या बोलेंगे हम? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स यू अप्लाइड सो दैट द रिलेटिव मोशन बिटवीन सर्फेसेस इज जस्ट स्टार्टेड। ध्यान से ना, इज जस्ट स्टार्टेड। क्या हुआ है हमारे पास? लिमिटिंग जो हमारा फ्रिक्शन है वो क्या है कि हमारा रिलेटिव मोशन जस्ट शुरू हुआ है, उस समय हमारे पास जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा वो हमारा क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ध्यान देना, देयर इज़ नो फॉर्मूला, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं। जैसे अभी जो एग्जांपल हमने लिया था, अभी हमारे पास अगर मुझे इस ब्लॉक को रोके रखना है, यह हमारा ब्लॉक था 10 kg का, आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ब्लॉक नहीं चल रहा, तो पीछे की तरफ अगर रुका हुआ है यानी रेस्ट पर है, तो मतलब पीछे की तरफ कितना लग रहा होगा? 10 न्यूटन लग रहा होगा। यानी अभी जो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो कितना एक्ट कर रहा है? सर वो 10 न्यूटन एक्ट कर रहा है। अगर आपने 12 कर दिया और अभी भी ब्लॉक नहीं चल रहा, अगर ब्लॉक अभी भी नहीं चल रहा, मतलब अभी पीछे की तरफ फ्रिक्शन कितना लगना पड़ेगा? 12 न्यूटन। यानी अभी जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितना हो गया? 12 हो गया। मतलब आप स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते भाई, कोई फॉर्मूला नहीं है स्टैटिक फ्रिक्शन का। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में क्या बोलोगे कि सर अगर हमारा मोशन नहीं हो रहा, अगर हमारा मोशन नहीं हो रहा तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो हमारा मैक्सिमम आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है जिसकी वजह से ब्लॉक अभी चलना शुरू नहीं किया है। देखो कुछ टाइम बाद ये क्या होगा? 13 न्यूटन लगाया तो हमारे पास ये फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा? 13 न्यूटन हो जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टेबल है। क्या है? सेल्फ एडजस्टेबल, ठीक है। लेकिन सर फोर्स लगाते लगाते आप लगाते जा रहे हो, एक फोर्स ऐसा लगाया कि चलना शुरू कर दिया, तो अब हमारे पास जो ये चलना शुरू कर दिया, मतलब ये जो फ्रिक्शन है ये कैसा है? सर ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का हमारे पास फॉर्मूला होता है
लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमारे पास होता है एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल। ठीक है ना। अगर आपके पास कोई ब्लॉक है और आपसे लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करी गई है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में बताओ, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू नॉर्मल, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है। चलो इसके बारे में थोड़ी बात करें, है ना। एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल, जहाँ पर जो म्यू एस है ना, इसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, बोलते कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है। एन क्या होता है बच्चे, यहाँ पे एन होता है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन। अब जैसे मैंने ये ब्लॉक लिया, अब एक एक सवाल से भी समझेंगे, 10 kg का, मैं आपसे बोलूँ कि बताओ हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये जस्ट चलना शुरू करे, तो हम क्या बोलेंगे, सर हमसे लिमिटिंग फ्रिक्शन पूछा है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू एस, मान लो मैंने इस सरफेस का जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू एस, ये 0.2 दे दिया, तो आप बोलोगे सर म्यू एस हो गया 0.2 और नॉर्मल कितना, मैंने कहा सर इसका वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल ये, और नीचे क्या रख रहा है 100 न्यूटन 10G, और ये ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इसका मतलब जो 10G है वही हमारा नॉर्मल की वैल्यू है। तो हमारे पास यहाँ पे म्यू एस दे दिया हमारे पास 0.2 और नॉर्मल हो गया हमारे पास 100, तो इट विल इवेंचुअली बिकम 20 न्यूटन। यानी हमारे पास जो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकल के आया वो कितना निकल के आ गया, 20 न्यूटन निकल के आ गया। मतलब अगर आपने 20 न्यूटन फोर्स लगाया है, तब तो हमारे पास 20 न्यूटन या उससे ज़्यादा फोर्स लगाया है, तब तो ये चलना शुरू कर देगा और हमारे पास रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपने फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग से कम रखी है, जो आपने एक्सटर्नल फोर्स है ना वो आपका छोटा है लिमिटिंग से, तब कैसा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, तब फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा स्टैटिक। कैसा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, स्टैटिक। और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो हमारे पास जो भी आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है वही आपका फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ रही बात। जैसे इसी सवाल को देखना, लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 निकल के आया, मैं आपसे पूछता इसी सवाल को, ध्यान देना, इसी 10 kg के ब्लॉक पर, है ना, म्यू एस वही दे रखा है हमने 0.2 और मैंने 18 न्यूटन लगाया, तो आप बताओ क्या ये ब्लॉक चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि सर इसकी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो है 20 न्यूटन और आपने जो फोर्स लगाया वो 18 न्यूटन लगाया है। मतलब अभी जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो कैसा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, सर वो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। यहाँ पर कोई हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। और उस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, सर उस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 18 न्यूटन ही होगी, क्योंकि हमारे पास ये ब्लॉक अभी रेस्ट पर है। अच्छा मैंने अगर 16 लगाया होता तो सर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 16 होती। आ रहा है क्या समझ में, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, वो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। कब, जब आपका जो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से कम है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इस पर मैं 1-2 सवाल आपको करके भी दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा फ्रिक्शन कितना मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में वहाँ पे हमने बात करी थी। काइनेटिक फ्रिक्शन वही से जो हमारा रिलेटिव मोशन शुरू हो चुका है, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू नॉर्मल, है ना। म्यू के जहाँ पे हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के इंटू नॉर्मल, ये हमारा हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ, ध्यान देना, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये हमारा समझ में आपको आ गया कि ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के इंटू नॉर्मल इज एफ के। और ये कब लगेगा, जब हमारा रिलेटिव मोशन शुरू हो चुका है। ठीक है, अब हम कुछ सवालों से इस चीज़ को जो मैंने आपको सिखाया, तीनों फ्रिक्शन के टाइप्स को, अभी तो मैंने दिखाया आपको, एक बार देखो ध्यान से। मैंने क्या बताया आपको फ्रिक्शन के बारे में, कि फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है, ये चाहता है कि दो सरफेस अगर कांटेक्ट में है तो उनका कांटेक्ट बना रहे, साथ ना छूटे, वो दो सरफेसेस को कांटेक्ट में बना के रखना चाहता है। ठीक है, फिर क्या बात करी हमने, फ्रिक्शन का काउस क्या है, इंटरलॉकिंग, कि हमारे पास इंटरलॉकिंग हो रखी है दो सरफेसेस के बीच में, उस इंटरलॉकिंग की वजह से फ्रिक्शन आता है। उसके बाद क्या बात करी हमने कि स्लिपिंग, क्या हमारे पास स्लिपिंग का क्या मतलब है, स्लिपिंग हो रही तभी हमारे पास फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन का मतलब है वो स्लिपिंग को अपोज करने के लिए आता है, ना कि मोशन को अपोज करने के लिए आता है। वो हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ठीक है, डायरेक्टली मोशन का अपोज करता है, ऐसा बोलना गलत होगा। फिर हमने फ्रिक्शन के टाइप्स के बारे में बात करी, 3 तरह के फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। मैंने आपको काफ़ी शॉर्ट में सब कुछ समझा दिया, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या। स्टैटिक फ्रिक्शन तब लग रहा होगा जब रिलेटिव मोशन शुरू
नहीं हुई है। लिमिटिंग फ्रिक्शन तब लग रहा होगा जब हमारे पास हमें पूछा है कि मैक्सिमम बताओ कितना फोर्स वो झेल सकता है, वो लिमिटिंग है। काइनेटिक फ्रिक्शन जब हमारे पास मोशन शुरू हो चुका है। अब हम सवालों को करेंगे, उससे पहले एक सवाल में आपको, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे, वो एक सवाल मैं आपको करके दिखाता हूँ, है ना। एक सवाल तो हमारा बनता है कि सर हम एक सवाल करें, है ना, नोट्स के। उसके बाद फिर हम नीट के सवालों पर वापस आ जाएंगे और नीट के सवालों को अच्छे से सॉल्व करेंगे, है ना। ठीक है बच्चों, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट को सेलेक्ट कर लो, थोड़ा सा जगह बना लो मैं। चलो देखना बच्चे, है ना, देखना क्या सवाल है। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने एक ब्लॉक रखा सिंपल, और यहाँ पर हमने एक 20 kg का ब्लॉक ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने μs की वैल्यू 0.3 और μk की वैल्यू 0.1 दे दी। या चलो इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं, इसको हम 0.2 कर लेते हैं। ठीक है, आपसे मैं पहला सवाल पूछ रहा हूँ, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स, find the maximum force up to which the block does not move, है ना। पहला सवाल मैंने कहा हमसे पूछा है मैक्सिमम फोर्स जब तक ये ब्लॉक मूव ना करे, कब तक कितना फोर्स तक हम झेल सकता है ये ब्लॉक। मैंने कहा सर इसका सवाल क्या पूछ रहा है, कुछ नहीं, सवाल आपसे लिमिटिंग फ्रिक्शन पूछ रहा है। आप लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने के लिए क्या लगाओगे सर, वो लगाएंगे हम μs इंटू नॉर्मल। नॉर्मल ऊपर है mg 200, है ना, μs आ गया 0.2, नॉर्मल हो गया 200, यानी इवेंचुअली इट विल बिकम 40 न्यूटन। यानी अगर आपने 40 न्यूटन से कम का फोर्स लगाया है तो हमारे पास ये ब्लॉक नहीं चलेगा। यानी पहले पार्ट का जो आंसर चला जाएगा वो कितना चला जाएगा, 40 न्यूटन चला जाएगा, है ना। दूसरा सवाल, फाइंड the acceleration of block when we apply F external is equal to 60 न्यूटन। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है हमसे कि हमने 60 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है, अब बताओ कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। जैसे ही 60 न्यूटन आया, ये 20 kg का ब्लॉक, 60 न्यूटन का फोर्स लगाया आपने। सबसे पहले फ्रिक्शन के सवाल में लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते, जो हम निकाल चुके हैं, वो 40 आया। मतलब सर हमारे पास यहाँ पर जो हमने फोर्स लगाया है वो लिमिटिंग से ज़्यादा है। यहाँ पर जो आपने फोर्स लगाया है वो लिमिटिंग से ज़्यादा है। तो लिमिटिंग से ज़्यादा है, इसका मतलब हमारे पास मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। और अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो लगने वाला फ्रिक्शन कौन सा, स्टैटिक या काइनेटिक। सर वो तो काइनेटिक हो जाएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन का तो सिंपल फॉर्मूला होता है, हम निकाल सकते हैं सिंपल, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू नॉर्मल। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, म्यू के हमें दे रखा था सवाल में, कितना दे रखा था सवाल में बच्चे, म्यू के हमें दे रखा था 0.1। तो 0.1, नॉर्मल तो वही है 200, है ना। ये कितना आ गया बच्चे, 20 न्यूटन। अब देखो इस पर हमारे पास फ्रिक्शन कितना लग रहा है पीछे की तरफ, 20 न्यूटन। तो हम क्या लगाएंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 इंटू ए, इट विल बी 40 इज इक्वल टू 20 इंटू ए। एक्सेलरेशन विल बी 40/20, इवेंचुअली इट विल बिकम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। समझ में आई क्या बात, आई क्या बात समझ में। अच्छा, अगर मुझे सवाल ने पूछा होता मैंने कि एफ एक्सटर्नल हमने 30 लगाया, एक्सेलरेशन बताओ, तो क्या बोलते, क्या जो एक्सटर्नल फोर्स है वो लिमिटिंग से कम है, हाँ, मतलब ब्लॉक नहीं चलता, एक्सेलरेशन हो जाता 0। एक्सेलरेशन क्या हो जाता, 0। आई होप आपको फ्रिक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। फ्रिक्शन चाहता है कि दो सरफेसेस के बीच में जो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट ना छूटे। दुनिया क्या चाहता है, अलग करना चाहता है। फ्रिक्शन क्या चाहता है, कांटेक्ट बनाए रखना चाहता है, कांटेक्ट को छोड़ना नहीं चाहता। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ आपके पेपर में जो आए हुए सवाल है उनको देखते हैं, है ना। चलिए, पहला सवाल ये रहा, 100 न्यूटन फोर्स, ध्यान देखें,
अटेम्प्ट करें बच्चे आप लोग। 100 न्यूटन फोर्स एक्ट्स हॉरिजॉन्टली ऑन अ 10 kg ब्लॉक। तो यहाँ पर एक ब्लॉक बनाया है भाई हमने। इस ब्लॉक पे ये 10 kg का ब्लॉक है, इस पे हमने 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू दे रखा है 0.5। पूछा क्या है, इफ़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन पूछा है। सबसे पहले ये देखो क्या ये हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना। मैंने कहा सर लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल। म्यू एस कितना, म्यू एस म्यू के नहीं दिया है तो एक ही मान के चलेंगे 0.5। नॉर्मल कितना 100, यानी हमारे पास आंसर कितना आया 50 न्यूटन। आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है 100 न्यूटन का, क्या वो लिमिटिंग से ज़्यादा है? हाँ ज़्यादा है। मतलब लगने वाला फ्रिक्शन कौन सा होगा? काइनेटिक। और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या? म्यू के इंटू नॉर्मल। अब चूंकि यहाँ पे म्यू एस और म्यू के एक ही वैल्यू दे रखी है म्यू की, तो सेम आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। तो इस पर पीछे की तरफ फोर्स कितना लग जाएगा 50 न्यूटन। क्योंकि फ्रिक्शन पीछे की तरफ क्यों लगा? क्योंकि भाई आपने एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाया है। फ्रिक्शन क्या चाहेगा? ये दोनों सरफेसेस को कांटेक्ट में रखने के लिए। अगर इनको कांटेक्ट में रखना है तो फ्रिक्शन को पीछे लगना पड़ेगा कि नहीं लगना पड़ेगा भाई? लगना पड़ेगा। तो हमारे पास एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम इंटू ए। नेट फोर्स कितना आ गया 100 माइनस 50 डेट इज 50। मास कितना 10। एक्सेलरेशन कितना आ गया 5। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड ऑन अ ट्रक। एक ट्रक है भाई, है ना। ये ट्रक का जो हमारा ओनर है वो आजकल बहुत रील बनाने लग गया है। ट्रक के ओनर से आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे काफ़ी रील्स बनते हैं। ट्रक के जो ड्राइवर्स है वो चलते चलते बहुत सारे रील्स बनाते हैं। खैर इस ट्रक पे क्या है हमारे पास, एक kg का मास है। और ये क्या रखा है हमारे पास, 1 kg का मास रखा हुआ है। और जो ट्रक है ये हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। हाँ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है भाई यहाँ पे 0.6। ठीक है भाई। पूछा है फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने देखा, देखो ये रेस्ट पर है ना। किसके रिस्पेक्ट में? सर ये हमारे पास ट्रक के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। अगर ये ट्रक के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है तो हम क्या बोलेंगे, हम ट्रक पे बैठ गए, है ना। और ट्रक पे बैठ गए तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा इस ब्लॉक के ऊपर, है ना। तुम्हें ये रेस्ट पे दिख रहा है। ट्रक पे बैठ के अगर हम किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में होते हैं ना, अगर हम किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? सूडो फोर्स लगाना पड़ता है, तभी हम न्यूटन के लॉज लगा सकते हैं, है ना। आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो तो आप एक सूडो फोर्स लगाओगे। हाँ सर लगाएंगे, लगा दिया सूडो फोर्स। कहाँ की तरफ लगेगा? सर पीछे की तरफ। कितना लगेगा? सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? वो होती है एम इंटू ए। मास कितना 1, एक्सेलरेशन कितना 5। मतलब हमारे पास इस पर जो सूडो फोर्स लग गया वो कितना लगा 5। ठीक है। अब हमारे पास तुम्हें तो ये ब्लॉक कहाँ दिख रहा है? ट्रक के ऊपर बैठ के रेस्ट पर। तो सर इसके ऊपर एक पीछे की तरफ फोर्स लग रहा होगा जो फ्रिक्शन फोर्स है, आगे की तरफ। इनफैक्ट ये इसको बैलेंस आउट कर रहा होगा। मतलब जो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, क्योंकि तुम्हें ये रेस्ट पे दिख रहा है, तुम्हें ये ब्लॉक रेस्ट पे दिख रहा है और इस पर तुम्हें फोर्स कितना दिख रहा है 5 न्यूटन आगे की तरफ। तो ऑब्वियसली पीछे की तरफ भी हमारे पास 5 न्यूटन रहा होगा और वो 5 न्यूटन ही हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू रही होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन है। तुम्हें ये 5 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है और तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हें रेस्ट पे दिख रहा है, मतलब पीछे आगे की तरफ भी कितना रहा होगा? 5 न्यूटन रहा होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये थोड़ा सूडो फोर्स से रिलेटेड था, वो मैं कभी बैठूंगा तो इसी लेक्चर में सूडो फोर्स पढ़ा दूंगा, तब कर पाएंगे आप इसे अच्छे से। अगला देखो, अ ब्लॉक हैज़ बिन प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विद अ स्लोप एंगल थीटा। एक ब्लॉक को हमने थीटा एंगल पे रखा है एक इंक्लाइंड प्लेन पर। हमसे पूछा है कांस्टेंट स्पीड से नीचे जा रहा है। अच्छा ये कांस्टेंट स्पीड है, मतलब वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है। आप मुझे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताओ। मैंने कहा देखो भाई नॉर्मल निकालो सबसे पहले, तो इसका एफबीडी बनाओ। मैंने कहा सर ये देखो नॉर्मल इधर, मैंने कहा अच्छी बात है। एमजी इधर है, हाँ एमजी के 2 कंपोनेंट होंगे क्या? देखो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये भी ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये आ गया एम जी कॉस थीटा और ये आ गया एम जी साइन थीटा। अब ये नॉर्मल है भाई। अब फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? देखो एम जी साइन थीटा इसे नीचे लाना चाहता है, मतलब एम जी साइन थीटा चाहता है रिश्ता टूट जाए भाई, स्लीपिंग कराना चाहता है आगे की तरफ। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ। कितना लगेगा? सर वो लगेगा म्यू इंटू नॉर्मल। अच्छा काइनेटिक फ्रिक्शन की बात हो रहा है, म्यू हमें निकालना है। मैंने कहा ठीक है,
नॉर्मल कितना, देखो ये ब्लॉक ना ही ऊपर जा रहा है इस डायरेक्शन में, ना ही इस डायरेक्शन में नीचे जा रहा है, मतलब हमारे पास जो नॉर्मल है वो किसके बराबर होगा, एम जी कॉस थीटा। तो हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स आ गया, क्या आ गया, म्यू एम जी कॉस थीटा। अब इस ब्लॉक पे दो फोर्स है, एक तो एम जी साइन थीटा है आगे की तरफ, और एक पीछे की तरफ म्यू एम जी कॉस थीटा जो कि फ्रिक्शन फोर्स है। और अगर ये कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो। अरे वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या बच्चे, डी बाई डी टी जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन जीरो है, मतलब जितना फोर्स नीचे की तरफ है उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ होगा। यहाँ से क्या पता चल रहा है सर, यहाँ से पता चल रहा है जो एम जी साइन थीटा है वो बराबर होगा म्यू एम जी कॉस थीटा के। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, एम जी से एम जी उड़ा दो, म्यू दिख रहा है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टैन थीटा आ जाएगा, है ना, म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अ ब्लॉक बी इज पुश्ड मोमेंटरली अलोंग हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द इनिशियल वेलोसिटी v if mu is the coefficient of friction between b and the surface, block b will come to rest after a time। कितने टाइम के बाद हमारा ब्लॉक भी रेस्ट पर आ जाएगा। देखो यहाँ पे इन्हें इसे रोकने वाला इकलौता फोर्स कौन सा है, नॉर्मल, वो कितना हो जाएगा म्यू इंटू एन, और नॉर्मल नीचे और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा एम जी, और नॉर्मल किसके बराबर, एम जी के बराबर। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है सर। तो इसे इकलौता फोर्स जो रोक रहा है वो कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन रोक रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी है, म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल किसके बराबर, एम जी के। तो हम यहाँ पे एम इंटू ए लिख सकते हैं फ्रिक्शन को, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ गया वो म्यू इंटू जी आ गया, है ना। फाइनली हमारे पास ये रुक गया है। तो हमें पूछा है कि कितने टाइम के बाद, तो हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे क्योंकि म्यू कांस्टेंट और जी भी कांस्टेंट। फाइनली रुक गया है तो v को जीरो रख दिया, इनिशियल वेलोसिटी v दे रखी है यहाँ पे सवाल में, है ना। और हमारे पास एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगा क्योंकि फ्रिक्शन ही पीछे की तरफ था, उसकी वैल्यू आ गई म्यू जी इंटू टी। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा हमारे पास v बाई म्यू जी, v बाई म्यू जी, हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ एन इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ। यानी हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन का जो अपर हाफ है वो हमारे पास परफेक्टली स्मूथ है ना। यानी हमारे पास ये अगर इस बोल दें और अगर हम इसको भी इस बोल दें तो ये ऊपर का जो पार्ट है टोटली स्मूथ है, और जो नीचे का पार्ट है ना ये वाला पार्ट ये रफ है ना। सवाल पढ़ते हैं आगे। चलो, द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ व्हेन लोअर हाफ इज रफ। अ ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द प्लेन, एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक ने स्टार्ट कहाँ से चलना किया है, टॉप से, है ना। रेस्ट से हमारे पास शुरू हुई कहानी u इज इक्वल टू जीरो से। अच्छा आगे बताओ, ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं हमसे, विल कम अगेन टू रेस्ट एट द बॉटम। बॉटम पर जब पहुँचता है तो फिर से कहाँ है, रेस्ट पर ही है, रेस्ट से शुरू हुआ था, रेस्ट पर ही कहानी बन गई है, ठीक है। अगला सवाल क्या है, आगे क्या बोलता है हमसे, आगे बोलता है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द लोअर हाफ ऑफ द प्लेन इज गिवन बाय, मतलब हमसे म्यू पूछा है इस सवाल में कि म्यू क्या होगा, है ना। तो बड़ा सिंपल कहानी है, स्मूथ है, यहाँ पर रेस्ट पर था और यहाँ भी फाइनली आके रेस्ट पर ही है। तो एक बात बताओ, हाफ ऑफ द टाइम इस पर कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा, यानी जो एक्सेलरेशन होगा वो सिंपली जी साइन थीटा होगा, है ना, एम जी साइन थीटा फोर्स तो जी साइन थीटा एक्सेलरेशन। तो हाफ डिस्टेंस के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन तो जी साइन थीटा है और एस हमने इसे मान ही रखा है, तो ये हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर जब ब्लॉक पहुँचा है तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, वो है सर टू जी साइन थीटा इंटू एस का अंडर रूट, है ना, अंडर रूट ले लेंगे ना यहाँ पे से वी के लिए, वी क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टू जी एस साइन थीटा। अब यहाँ से हमारे पास फ्रिक्शन लगना शुरू हो गया पीछे की तरफ, मैंने कहा बिल्कुल लगना शुरू हो गया फ्रिक्शन पीछे की तरफ। अब मुझे बताओ फाइनली रेस्ट पे आ गया है, तो क्या आप मुझे एक्सेलरेशन बता सकते हो इस सिचुएशन में। अच्छा डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, एस, है ना, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया सर, डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो एस, मैंने कहा अच्छी बात है फिर से। और फाइनली ये जब ग्राउंड पे पहुंचा है तो वापस रेस्ट पे आ गया, मतलब ये जीरो, और इनिशियल स्पीड कितना टू जी एस साइन थीटा, उसका स्क्वायर कर दिया रूट का, तो ये बचा टू जी एस साइन थीटा, और ये क्या आ गया बच्चे हमारे पास टू ए इंटू एस यानी एस, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से हमें म्यू निकालना है कि हमारे पास म्यू कितना निकलेगा। तो म्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सोचो जरा।
कि अब जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा। मैंने कहा अब एक्सेलरेशन निकालना है सर। अब इस ब्लॉक का अगर हम एफबीडी बनाए, ये जो ब्लॉक है इसका अगर हम एफबीडी बनाए, अब फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, तो एक तो इधर एम जी साइन थीटा लग रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। और एक हमारे पास यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इधर नॉर्मल होता है और इधर थोड़ी देर पहले हमने किया था ये होता है एम जी कॉस थीटा। तो जो फ्रिक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू इंटू एन, और फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा। अब ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स है म्यू एम जी कॉस थीटा। अगर यहाँ से हमें एक्सेलरेशन निकालना है, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, एक एम जी साइन थीटा आगे की तरफ है और म्यू एम जी साइन थीटा पीछे की तरफ। मैंने लिख दिया म्यू एम जी साइन थीटा पीछे की तरफ, अपॉन क्या हो जाएगा, एम से डिवीजन हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ गया वो क्या आ गया, वो आ गया जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, है ना। ध्यान देना, कुछ गलती कर देना यहाँ पे, म्यू जी कॉस थीटा, है ना, म्यू जी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आ गया म्यू जी कॉस थीटा। ये हमारा बच्चे क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। तो इस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आपके पास निकल के आई है लोअर हाफ में, ये निकल के आई है। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, है ना। इसको हम क्या लिख लेते हैं, माइनस 2GS साइन थीटा, और यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू 2A। एक जगह क्या आएगा, अभी निकाला हमने, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और बगल में क्या है, एस। ठीक है, अब देखो मैंने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है और ऊपर की डायरेक्शन को हमने निगेटिव लिया है। ठीक है, बाकी जो म्यू की वैल्यू ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। अब देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, ये बना माइनस जी साइन थीटा, है ना। इधर आके ये भी बन जाएगा माइनस जी साइन थीटा, और ये बन गया हमारे पास माइनस का म्यू जी कॉस थीटा। जी भी हर जगह से गया, साइन थीटा ये 2 साइन थीटा हो गया। ध्यान से देखना, ध्यान देना बच्चे, क्या हो गया ये हो गया 2 साइन थीटा माइनस साइन के साथ, और इधर क्या आ रहा है, म्यू कॉस थीटा, ये भी माइनस साइन के साथ, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो जो म्यू की वैल्यू आ गई वो क्या आ गया, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जो म्यू की वैल्यू आ गई वो आ गई 2 टैन थीटा। क्या आ गई बच्चे, 2 टैन थीटा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल सवाल था। हमने अब यहाँ पर हाफ के बारे में जानकारी दी थी, लोअर हाफ के बारे में बोला है रफ है। इनिशियल हमने फॉर्मूला वो लगा दिया हमारे पास जो कहानी बनती थी, और सिंपली उससे हमें वेलोसिटी मिल गई। उस वेलोसिटी निकालने के बाद फिर हमने उसको आगे यूज़ में ले लिया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको, आई होप सो। अगला सवाल देखते हैं। अ प्लैंक विद अ बॉक्स ऑन इट एट वन एंड इज ग्रेजुअली रेस्ड अबाउट देयर अदर एंड एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल रीचेस 30 डिग्री। जब ये थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हुई है, द बॉक्स स्टार्ट स्लिप, मतलब थीटा 30 डिग्री पहुंचा और ब्लॉक स्लिप करना शुरू कर गया। मतलब ये जो एंगल है, इस पार्टिकुलर एंगल पे हमारे पास क्या शुरू हुआ है, स्लिपिंग शुरू हुई है। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा वो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, सर स्लिपिंग जस्ट शुरू हुई है। यहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, है ना। क्योंकि 30 डिग्री हमने क्या किया है कि ये हमारे पास, जैसे समझो ये हमारा सरफेस है ना, इसके ऊपर हमने ये पेन रख रखा है, ये पेन का कैप रख रखा है। अब हमने क्या किया, इस स्लाइडिंग जो हमारा है ना, इसको धीरे धीरे ऐसे बढ़ाया। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, एक पार्टिकुलर एंगल स्लिप कर गया ना, जैसे ही 30 डिग्री पहुंचा तो ये स्लिप करना शुरू हो जाता है, शुरू कर देता है। मतलब जब तक ये 30 डिग्री एंगल पे नहीं पहुंचा है तब तक स्लिपिंग नहीं हो रही है। मतलब 30 डिग्री से पहले तो जो हमारे पास फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा वो स्टैटिक होगा, और 30 डिग्री पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा लिमिटिंग होगा। तो 30 डिग्री पे हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला तो हमें मालूम है, वो क्या होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल। अच्छा, 30 डिग्री पे जस्ट चलना शुरू किया, मतलब 30 डिग्री पे ये जस्ट इक्विलिब्रियम तोड़ने वाला है, मतलब जस्ट ये इक्विलिब्रियम पे रहा होगा। हाँ, तो mg का ये वाला कंपोनेंट है मालूम है सर, ये होता है mg साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होता है सर, इधर तो हमारे पास कोई कंपोनेंट नहीं होता, mg का एक कंपोनेंट इधर होता है mg कॉस थीटा, जो कि नॉर्मल को बैलेंस आउट कर रहा होगा। अब नॉर्मल हमारे पास mg कॉस थीटा के बराबर है, तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा mg कॉस थीटा जो कि नॉर्मल है इंटू म्यू एस, है ना। अब ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, जस्ट इस समय पे इक्विलिब्रियम टूटने वाला है, मतलब इस समय पे जस्ट बॉडी स्टार्ट करने वाला है मोशन। मतलब ये समय किसका है सर, ये जस्ट वो समय है जब इक्विलिब्रियम बना हुआ है। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन के टाइम पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो mg साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। मैंने कहा हाँ,
जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो mg साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है सर, वो है हमारे पास म्यू mg कॉस थीटा, और ये क्या आ गया mg साइन थीटा। mg से mg कैंसिल आउट हो गया बच्चे, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। अब देखो थीटा कितना 30 डिग्री बजे स्लिपिंग शुरू हुई थी, थीटा को 30 डिग्री डाल दो तो आपको म्यू मिल जाएगा, वो आ जाएगा 1/√3, है ना, विच इज इवेंचुअली बिकम 0.57 समथिंग होता है, इट विल 0.6। तो हमारा जो वो वाला आंसर आएगा वो 0.6 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये समझ में आ गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन पूछा है ना हमसे, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लैंक। तो ये हमारे पास आ गया 0.6, तो हमारा कौन सा फ्रिक्शन आ गया, स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया, ठीक है, म्यू एस। अब काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, मैंने कहा काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए हमारे पास एक और डेटा हमें दिया है। मैंने कहा कौन सा डेटा दिया है कि सवाल हमसे, सवाल की अगली लाइन पढ़ना, सवाल का अगली लाइन है कि हमारे पास जो बॉक्स है ना, द बॉक्स स्टार्ट्स स्लिपिंग, ठीक है, बॉक्स स्लिपिंग करना स्टार्ट कर चुका है, स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड, मतलब ये 4 मीटर ट्रैवल करता है 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे, ये 4 मीटर ट्रैवल करता है 4 सेकंड में। तो क्या तुम मुझे एक्सेलरेशन बता सकते हो, मैंने कहा हाँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो सर। ये 0 4 मीटर ट्रैवल किया इधर, मैंने कहा हाँ, तो एस को 4 डाल दो, एक्सेलरेशन को क्या डाल दो जी, नहीं एक्सेलरेशन निकालते हैं ना, एक्सेलरेशन से पता चलेगा ना, तो एक्सेलरेशन को हम ए लिख देते हैं फिलहाल के लिए। एक्सेलरेशन ए कितना सेकंड लगा है सर, 4 सेकंड, 4 का स्क्वायर कितना 16। देखो सवाल ने बोला है ना कि हमारे पास क्या पूछा है, सवाल कहाँ है, हमसे पूछा है कि 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है 4 सेकंड में, तो 4 मीटर हमारे पास यहाँ आ गया, और ये आ गया 2 8 जा 16, एक्सेलरेशन आ गया 4/8, इवेंचुअली इट विल बिकम 1/2। अच्छा 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह आ चुका है पिक्चर में ना, क्योंकि अब हमारे पास कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्लिपिंग हो रही है लगातार। तो हमारे पास इधर क्या आएगा सर, इधर आएगा हमारे पास, ध्यान देना, mg साइन थीटा, और पीछे की तरफ कौन होगा सर, फ्रिक्शन। और इस बार जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होगा काइनेटिक फ्रिक्शन का वो क्या होगा, म्यू के इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल तो वही है म्यू के mg cos थीटा। मैंने कहा सर बिल्कुल सही बात है। अब कुछ नहीं, एक्सेलरेशन लिख लो इस ब्लॉक का, एक्सेलरेशन क्या लिखोगे सर, ये आ जाएगा mg साइन थीटा, टोटल फोर्स क्या होगा mg साइन थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा। अब म्यू एस नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि स्लिपिंग शुरू हो चुकी है, स्लिपिंग शुरू हो चुकी है मतलब लगने वाला फ्रिक्शन कौन सा है, काइनेटिक है। अब यहाँ m से हमने क्या कर दिया, डिवाइड मार दिया भाई, ये आ गया m, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ रहा है g साइन थीटा माइनस म्यू के cos थीटा, और एक्सेलरेशन कितना निकल के आया 1/2। यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 1/2 करेंगे, आपको म्यू के की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। ये करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, बड़ा सिंपल सी बात हमने करी। तो देखो मैंने आपको फ्रिक्शन के सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए कि कैसे हम म्यू के म्यू ए सारी बातें निकालेंगे। अब एक दो फॉर्मूले और होते हैं वो मैं सिखा देता हूँ। एक होता है हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्या होता है बच्चे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसमें बेसिकली हम बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन में कि हमारे पास जो नेट कांटेक्ट फोर्स है, द नेट, सॉरी कहाँ जा रहा है भाई, हाँ ठीक है, अरे अरे ऐसे मत जाओ, ठीक है, हाँ रुको, ठीक है, एंगल बिटवीन द नेट कांटेक्ट फोर्स, ध्यान देना, एंगल बिटवीन द नेट कांटेक्ट फोर्स, द नेट कांटेक्ट फोर्स विथ नॉर्मल रिएक्शन, है ना, किसके साथ, विथ नॉर्मल, विथ नॉर्मल। जैसे देखो हमारे पास ये एक ब्लॉक है, इस पे हमारे पास, ध्यान देना, इस पे हमारे पास क्या है, दो चीज़ें, एक हमारा कांटेक्ट फोर्स तो कौन है, फ्रिक्शन, और एक कांटेक्ट फोर्स कौन है, नॉर्मल, है ना। यहाँ पर अच्छा ये ध्यान रखना, ये एट द टाइम ऑफ लिमिटिंग, एट द टाइम ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एट द टाइम ऑफ जस्ट स्लिपिंग स्टार्ट, स्लिपिंग गेट स्टार्ट, उस समय की बात कर रहे हैं, उस समय पर ही हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन होता है। तो ये नॉर्मल हो गया बच्चे, मैंने कहा। अब ध्यान से देखना, ये नॉर्मल, अब इस नॉर्मल का और इस फ्रिक्शन का, ये दोनों हमारे पास क्या है, इनका एक नेट रिजल्टेंट इधर आएगा, मैंने कहा बिल्कुल आएगा। इनका जो नेट रिजल्टेंट ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया है, इसी को बोलते हैं हम एंगल ऑफ
फ्रिक्शन। नॉर्मल, ठीक है। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा सर, हमारे पास कौन सा टाइम चल रहा है, लिमिटिंग केस जस्ट स्टार्ट करने वाला है, तो इस टाइम फॉर्मूला क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, म्यू एस इंटू नॉर्मल। तो इसका एक अगर वेक्टर डायग्राम बनाए तो ये हमारा नॉर्मल है, ये जस्ट हमारे पास स्टार्ट कर रहा है, मतलब उस समय जो लगने वाला फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग है, और ये वाला एंगल हमारा है। तो देखो ध्यान से, म्यू एस इंटू एन हम वेक्टर शिफ्टिंग से यहाँ बना सकते हैं। क्या मुझे आप tan फाई बता सकते हो, मैंने कहा हाँ सर, ये म्यू एस इंटू एन यहाँ बन जाएगा, म्यू एस इंटू एन अपॉन एन। तो ये हमारा जो एंगल है म्यू एस इज इक्वल टू tan फाई, इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ, है ना, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये समझ में आया। एक पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट और है जो मैं ऑलरेडी इनडायरेक्टली कवर कर चुका हूँ, उसे भी हम एक बार कवर कर लेते हैं, है ना। ये म्यू एस इज इक्वल टू tan फाई आपको समझ में आ गया। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और है वो भी देखते हैं। ठीक है, वो है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज क्या है कि हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन को जो मैंने भी समझाया आपको कि किस पार्टिकुलर एंगल तक ये स्लिपिंग स्टार्ट नहीं करेगा। मतलब जैसे हमने इस कैप को रखा था ना, तो ये कैप किस पार्टिकुलर एंगल तक स्लिपिंग स्टार्ट नहीं कर रहा, वो पार्टिकुलर एंगल बताओ जब स्लिपिंग जस्ट शुरू होने वाली है ना। मतलब कि सर हमारे पास इस पार्टिकुलर एंगल की वैल्यू बतानी है जिस समय स्लिपिंग जस्ट शुरू होगी। अच्छा, तो एंगल की वैल्यू बता दो, वही क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज हो जाएगा। और अभी हमने निकाला उस समय क्या होगा सर, एम जी साइन थीटा इधर लग रहा होगा, अभी तक पिछले कई क्वेश्चंस में कर चुके हैं, यहाँ पर लग रहा होगा म्यू एम जी कॉस थीटा, और जस्ट स्टार्ट होने वाला है तो हम यहाँ पर लिख देंगे एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी, है ना, म्यू एस एम जी कॉस थीटा, एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, है ना। इस तरह हम एंगल ऑफ रिपोज डिफाइन करते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको एंगल ऑफ रिपोज दे दिया, मान लो कि सवाल ने बोला कि द एंगल ऑफ रिपोज ऑफ दिस सरफेस इज 30 डिग्री, तो बेसिकली आपको सरफेस का म्यू मालूम है, वो कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप मैंने जितने भी पॉइंट कवर किए हैं इससे आपका नीट 2026 के फ्रिक्शन के जितने भी बेसिक क्वेश्चन है वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। हाँ, ये लेक्चर नीट ओरिएंटेड था, जी ओरिएंटेड नहीं था, इसलिए हमने इसमें ब्लॉक और ब्लॉक की बातें नहीं करी है, और थोड़ा हमने इसको नीट ओरिएंटेड ही बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, आप इस लेक्चर के बाद नीट के सारे सवाल सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जानकारी जरूर दें। आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, आप सब्सक्राइब जरूर करें यार। आप क्या करते हो, वीडियोस देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे।